नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र। श्रम कल्याणकारी अधिनियम जो कि कारखाना अधिनियम की वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो यूपी की 2406 अनुदेशक पद तथा ITI की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको लगभग 25 क्वेश्चन की MCQ जिनका आपको विश्लेषण के साथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम का गठन जो कि आपका 5 मार्च 1923 को किया गया, जबकि इसको लागू 1 जुलाई 1924 को किया गया। इस श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम जो कि 1923 में लागू हुआ, इसका अन्य नाम कर्मचारी प्रतिकर कानून या कर्मचारी प्रतिकर नियम या कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह धारा 25 के अधीन आता है। तो प्रश्न की सीरीज में बात करें तो श्रमिक कल्याणकारी अधिनियम या कानून कब नहीं बने हैं, भारत में जो श्रमिक कल्याणकारी अधिनियम बने हैं वो कब नहीं बने हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको 1948। 1948 को तो कारखाना अधिनियम ही 1948 को लागू हुआ या बना। और बात करें ऑप्शन नंबर बी है 1923, तो 1923 में आपका श्रमिक कल्याणकारी अधिनियम ही 1923 में बना है। और अगले विकल्प 1936 की बात करें तो 1936 में मजदूरी भुगतान अधिनियम बना है। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है 1950। 1950 में कोई भी श्रमिक कानून संबंधित कल्याणकारी कोई भी नियम नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि श्रमिक कल्याणकारी अधिनियम निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम श्रमिक कल्याणकारी है। बी दिया गया है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम भी कल्याणकारी है। तीसरा दिया है प्रशिक्षुता अधिनियम। यह अधिनियम जो प्रशिक्षुता है इसे अप्रेंटिसशिप कहा जाता है, यह कल्याणकारी नहीं है। जबकि मजदूरी भुगतान अधिनियम कल्याणकारी अधिनियम है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, यह श्रमिक के कल्याण के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ। अगस्त 1923 में, जुलाई 1924 में, जनवरी 1938 में, सितंबर 1961 में। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ। इस प्रश्न को अभी अभी आपको बताया था कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1924 में लागू हुआ, जुलाई 1924 में, जबकि ये बना है 5 मार्च 1923 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून है उद्देश्य मुख्य का 1923। इस प्रश्न में पूछा गया है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून 1923 का मुख्य उद्देश्य क्या है। नियोजक द्वारा श्रमिकों को व्यावसायिक क्षति का भुगतान करना, अपंगता की स्थिति में भुगतान करना, मृत्यु की स्थिति में अलग भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, क्षतिपूर्ति का हर्जाना। तो देखिए इसमें लगभग चारों प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन सबसे संगत प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि नियोजक द्वारा श्रमिकों को व्यावसायिक क्षति का भुगतान करना। ये प्रश्न का उत्तर ज्यादा सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम का कार्यक्षेत्र लागू है रेलवे पर, कारखाना कर्मचारियों पर, राज्य कर्मचारियों पर, सभी पर। तो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम का जो कार्यक्षेत्र है उपरोक्त सभी पर लागू होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 किस पर लागू नहीं है। छोटे उद्योगों पर, बड़े उद्योगों पर, मध्यम उद्योगों पर, मध्यम व्यापारियों पर। उद्योगों पर तो सभी पर लागू है, लेकिन व्यापारियों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि पटाखा फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूर को अचानक कोई भयावह दुर्घटना होने से कई मजदूरों की मृत्यु हो जाने पर कौन सा कानून व्यवसाय क्षति का भुगतान करेगा। 1923, 1936, 1948, 1952। तो 1923 जिसको क्षतिपूर्ति अधिनियम कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, लेबर क्षतिपूर्ति कानून के मुख्य उपबंध कौन से हैं? भुगतान के नियम, बिल्कुल जी, भुगतान के नियम भी होते हैं। क्षतिपूर्ति भुगतान की दर, इसमें बताया जाता है कि किस रेट से आपको भुगतान करना है। आश्रितों की मान्यता, ये भी है, आश्रितों की मान्यता भी शामिल है। उपरोक्त सभी, तो लेबर क्षतिपूर्ति कानून के मुख्य उपबंध उपरोक्त सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में श्रमिक के कार्यस्थल कौन सी दुर्घटना में चोटिल होने पर क्षतिपूर्ति भुगतान नियोक्ता को करना अनिवार्य होता है? आंशिक अपंगता होने पर करेगा, पूर्ण अपंगता होने पर करेगा, मृत्यु पर करेगा, उपरोक्त सभी पर। उपरोक्त सभी पर नियोक्ता को किसी भी श्रमिक के दुर्घटना में चोटिल हो जाता है, चाहे आंशिक अपंगता हो जाए, चाहे पूर्ण अपंगता हो जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, उन सभी को उसको क्षतिपूर्ति भुगतान करना पड़ता है। मित्रों, यदि आपको ये प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट करके बताइए, ताकि आगे भी हम इस प्रकार के अन्य प्रश्नों की सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में भुगतान नियम के तहत कार्य के दौरान अचानक दुर्घटना से मौत हो जाती है तो वह निम्न में से किस नियम के तहत भुगतान पाने का अधिकार नहीं रखता है? नशे की हालत में कार्य करना, इसमें भी उसको भुगतान नहीं मिलेगा। सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन करना, जी हाँ, इसमें भी भुगतान नहीं मिलेगा। स्वयं की गलती, स्वयं की सुरक्षा को नजरअंदाज करना, बिल्कुल, इसमें भी उसको भुगतान नहीं मिलेगा। उपरोक्त सभी, तो इन सभी की कंडीशन में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, क्षतिपूर्ति अधिनियम के भुगतान की दर की निर्भरता होती है चोट की पद्धति पर, श्रमिकों की स्थायी अपंगता पर, श्रमिकों की मृत्यु भुगतान पर, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया, यदि श्रमिक कार्य क्षेत्र पर चोटिल होकर अपंगता हो जाती है तो क्षतिपूर्ति भुगतान नियमानुसार दिया जाएगा। यदि कार्य क्षेत्र में किसी श्रमिक को अपंगता होती है तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? तो 5 लाख, जी नहीं। 5,48,000, जी नहीं। 4,56,000, नहीं। 1 लाख, जी नहीं। तो उसको 5,48,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। 5,48,000। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, यदि श्रमिक कार्य दौरान दुर्घटना के कारण हॉस्पिटल में 3 दिवस इलाज कराता है तो देय राशि होगी। यदि श्रमिक को कार्य करने दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे उसको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है और 3 दिवस तक रहता है तो उसको क्या दिया जाएगा? कुछ उसको दिया जाएगा हर्जाना कि नहीं? उसको कोई भी रुपया नहीं दिया जाएगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन दुर्घटना के बाद मृत्यु हो जाने पर कितना राशि दी जाएगी? 5 लाख, 5,48,000, 4,56,000, 10 लाख। तो श्रमिक की दुर्घटना के बाद में मृत्यु हो जाने पर उसको 4,56,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। 4,56,000 रुपए। जबकि अगर अपंगता हो जाती है तो 5,48,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी अनायास दुर्घटना में किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर कौन से आश्रितों को भुगतान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है? माता पिता, इन्हें भी कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। भाई बहन, इन्हें भी कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। पुत्र और पुत्र वधू, इन्हें भी नहीं। उपरोक्त आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। इनमें से किसी को भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। इनका जो फंड है वो इन्हें स्वतः ही मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि श्रमिक कल्याण में कर्मचारी प्रतिकर कानून के तहत कर्मी की मृत्यु के बाद आश्रित मान्यता के अनुसार संबंधी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। किन्हें नहीं होगा? नाजायज पुत्र पुत्री को, विवाहित भाई बहन को, माता पिता को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सी ऑप्शन दिया है, माता पिता, इन्हें कोई भी
सगे संबंधी होने का कोई भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, मुआवजा प्रदान करने का प्राधिकार किसके पास होता है? फैक्ट्री के पास, प्राधिकृत आयुक्त के पास, पीड़ित के पास, कार्यालय के पास? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राधिकृत आयुक्त के पास होता है मुआवजा प्रदान करने का प्राधिकार। ये मुआवजा दिलवाता है, जो कि प्राधिकृत आयुक्त। भारतीय शासन के संज्ञान में श्रमिक इतलाब के संदर्भ में निम्न में से क्या आया? भारत का औद्योगिक विकास, श्रमिक सुरक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारतीय शासन के संज्ञान में ए और बी दोनों आया कि भारत का औद्योगिक विकास भी होना चाहिए और साथ साथ में श्रमिकों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, भारतीय शासन ने श्रमिकों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए किया गया है। श्रमिकों का शोषण रोकना, श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल। श्रमिकों को सहायता प्रदान करना, बिल्कुल। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि श्रमिकों के विश्वास उत्पन्न करने के लिए सरकार ने इन सभी को आगे बढ़ाया है। श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो सीधी सी बात है, श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ये नहीं, कारखाना अधिनियम ये भी नहीं, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम ये लागू किया गया, जो कि बना था 5 मार्च 1923 को और लागू हुआ था 4 जुलाई 1924 को। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत निम्न में से किन परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान नहीं है? कार्य के समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर, सुरक्षा सावधानी का उल्लंघन करने पर, कार्य के समय दुर्घटना के पश्चात मृत्यु होने पर, इनमें से कोई नहीं। यदि आप सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन करते हैं तो आपको श्रमिक क्षतिपूर्ति के तहत आपको क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत निम्न में से किसके लिए हर्जाने की व्यवस्था की गई है? अपंगता के लिए, मातृत्व खर्च के लिए, बीमारी के लिए, इनमें से कोई नहीं। अपंगता के लिए हर्जाना मिलेगा, न कि मातृत्व खर्चा के लिए, इसके लिए भी नहीं, बीमारी के लिए भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बताएं। कोलकाता में, नई दिल्ली में, या मुंबई में, या बेंगलोर में? तो आपका राष्ट्रीय श्रम आयोग का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। श्रम कल्याणकारी अधिनियम लागू होता है सभी नागरिकों पर, सरकारी नागरिकों पर, भारतीय नागरिकों पर, प्राइवेट श्रमिकों पर, राज्य नागरिकों पर। श्रम कल्याणकारी अधिनियम भारतीय नागरिकों पर, सभी नागरिकों पर लागू होता है। श्रम कल्याण के सिद्धांत हैं, क्षतिपूर्ति देय है, कर्म करो फल जरूर मिलेगा, कोई भी कार्य अच्छा बुरा नहीं होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न दिया गया है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम आयुक्त में किस धारा के अधीन आता है? तो ये पहले ही बता चुके थे, धारा 20 के अधीन आता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको यूपी SSSC की अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर वैकेंसी जो कि 2406 रह गई है, इसके वीडियो में आपको हमने कुछ प्रश्नों की सीरीज दी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।